कम समय में चीज़ें जो हैं आपको समझ में आए, और ये तभी होगा जब आप बहुत ज़्यादा यानी कि कुछ हद तक प्रीवियस और प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं। तो मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है? ठीक है, बहुभाषावाद, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। बहुभाषावाद क्या है? बहुभाषावाद क्या है? ऑप्शन देखते हैं। किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा से आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। किसी भी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी को माध्यम के रूप में लेना। माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना और अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना। विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक वर्षों के दौरान जहाँ तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सीखना। देखिए, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है? ये तो सही है कि जो विद्यालयी प्राथमिक कक्षा या विद्यालय की जितनी भी क्लासेज हैं वो किस में हो? मातृभाषा में हो, ताकि बच्चा कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को अपने हिसाब से समझ सके। ठीक है, तो ये बात तो सही है। अब मातृभाषा में पढ़ने से क्या होगा? बच्चा लॉजिक को समझ पाएगा, डिफरेंस को समझ पाएगा और अपनी बात जो है वो रख सकेगा क्लास में कि क्या सही है, क्या गलत है, या मुझे समझ में नहीं आया तो इसको किस तरह से समझा जा सकता है और टीचर किस प्रकार से समझा सकता है। तो बिल्कुल किसी भी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना कि शुरुआती जो लैंग्वेज क्या हो वो उसकी मातृभाषा हो, जो बच्चा अपने बचपन से जान रहा है, समझ रहा है और बोल रहा है। बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना, जिस तरह से वो कंफर्टेबल फील करे बच्चा कि हाँ अब मैं इस भाषा में निपुण हो चुका हूँ और भी भाषाएं मैं सीख सकता हूँ। ठीक है, अंग्रेजी ही भाषा को माध्यम थोड़ी बनाना है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा को नहीं, अधिक से अधिक भाषा जोड़ना नहीं है। अगर बच्चा चाहता है कि हाँ मुझे और सीखना चाहिए, तब ये नहीं कि आपको ज़बरदस्ती भाषाओं को एकदम जोड़ते जाना है, बच्चे के ऊपर एक भार सा हो जाए, तो ये नहीं। तो पहले का जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला देखिए, कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्य का श्रुत लेख करवाती है, यानी कि सुनकर लिखना बोलती है और वो बच्चे लिखते हैं। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ती होगा, पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर अध्यापक श्रवण के किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है? देखिए, किसके? श्रवण के, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रही है? अध्यापिका बोल रही है, श्रुत लेख कर रही है, बच्चा सुनकर उसको लिख रहा है और फिर उन वाक्यों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और फिर उन वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। तो ये क्या है? शीर्षपाद उपागम, टॉप डाउन, संप्रेषण उपागम, ऊर्ध्वगामी उपागम या श्रुत लेख उपागम? तो ये तो क्वेश्चन से ही पता चल गया है कि क्या है वो। बच्चे सुनकर लिख रहे हैं तो श्रुत लेख है, तो श्रुत लेख तो होगा नहीं। ठीक है, क्या है? श्रुत लेख तो होगा नहीं। यहाँ पे संप्रेषण उपागम इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो नहीं रही है, तो ये तो होगा नहीं। शीर्षपाद उपागम तब नहीं होगा, ऐसा नहीं कि बच्चा पहले नियम सीख रहा है फिर उदाहरण तक आ रहा है। यहाँ पे क्या है? बच्चे छोटे वाक्यों से सीख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये ऊर्ध्वगामी उपागम बॉटम अप हो जाएगा। ठीक है, बॉटम अप हो जाएगा ये ऊर्ध्वगामी उपागम। इसमें क्या होता है कि बच्चा विश्लेषण करता है। प्रश्नानुसार जो अध्यापक है वो कोई भी शब्द वाक्य बोलती है और बच्चा उसको शुरुआती तरीके से लिखना शुरू कर रहा है, समझना शुरू कर रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है। ठीक है, दूसरे का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं, एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है, यानी कि अलग अलग कक्षा में समूह बना देती है और फिर 10 शब्दों का समूह देती है प्रत्येक समूहों को। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से सामान्य रखते हों। ठीक है, जो शब्द से समानता रखते हो। क्या रखते हो? समानता, यानी कि मिलते जुलते हों, जैसे कि पर्यायवाची समानता रखते हो। और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ा जा सके जिससे नया शब्द बन सके, यानी कि जो है कि जल हुआ तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नीर। तो ये समानता शब्द हो गया, इसमें क्या प्रत्यय और उपसर्ग जोड़े कि ये नया शब्द बने, ये बताने की जो अध्यापिका है या अध्यापक है कह रहे हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? शब्द जाल, थीम, विषयक शब्द संपदा, विन्यास या शब्द समूह। देखिए, शब्द जाल
की अगर बात कर ली जाए तो शब्द जाल तब होगा जब बच्चे को एक वोकैबुलरी टाइप दे दी जाए, बहुत से शब्द दे दिए जाए और उसके अंतर या उससे संबंधित कुछ ढूंढने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, निश्चित है 10 शब्द ही दिए गए हैं, तो शब्द जाल तो ऐसा होगा नहीं। या शब्द जाल ऐसा हो सकता है कि आपने एक वाक्य दे दिया, उसमें कह दें आप संज्ञा ढूंढिए, विश्लेषण ढूंढिए, सर्वनाम ढूंढिए, तो ये शब्द जाल। थीम विषयक शब्द संपदा। थीम विषयक शब्द संपदा तब होती है जब बच्चों को कोई थीम दे दी जाती है कि जल पर या वायु प्रदूषण पर अपनी राय दीजिए या लेख लिखिए, तो ये थीम विषयक शब्द संपदा हो जाती है। शब्द समूह तो यहाँ पे कोई लॉजिक बनता नहीं है, यहाँ पे बन जाता है विन्यास। क्या बन जाता है, विन्यास, यानी कि तीसरे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ पे शब्द विन्यास हो रहा है एक शब्द से नया शब्द बनाने का, तो ये शब्द विन्यास हो जाएगा। तीसरे का तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। बोली से क्या तात्पर्य है, किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता, किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा, किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता, सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आपने सही समझ लिया होगा, यानी कि इसको देख लिया होगा कि हाँ ये क्या कह रहा है और क्या इसमें होना चाहिए। तो बात कर ली जाए कि सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा को बोली नहीं कहते, ठीक है ना। किसी विशेष कार्य से संबंध रखता है जो वाचन विशेषता हो, नहीं। किसी एक क्षेत्र विशेष के द्वारा लेखन के लिए, तो बोली जो है वो बोलने से संबंधित है, लिखने से नहीं। हाँ, लिखने से भी संबंधित हो सकती है, लेकिन यहाँ पर उसका ये मतलब नहीं होगा। किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह द्वारा जो बोली गई भाषा होती है वो बोली कहलाती है, ये स्पष्ट हो गया। चौथे क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, तो ये आई होप आप लोगों ने सही किया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी प्रश्न नहीं, अगर आपने प्रीवियस ईयर हल किए हैं तो ये क्वेश्चन आसान है। एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, यानी कि एक अध्यापक है और क्लास में जो है बच्चों का ग्रुप बनाते हैं, समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है, यानी कि ये अभिनय करवाती है, करके सीखने का जो प्रदर्शन करता है। और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है, यानी कि बच्चा कितना अच्छा है पढ़ाई में, या जो भी चीज़ें बच्चा कर रहा है वो कितना, चाहे पढ़ाई हो और उसके बोलचाल की भाषा हो, संप्रेषणात्मक बुद्धि है, चिंतन का जो है बुद्धि कितनी उसकी है, बच्चे की समझ कितना पा रहा है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, अवलोकन करती है। किस प्रकार से समूह कार्य देकर, जोड़ों में कार्य देकर और रोल प्ले यानी कि अभिनय करवाकर। तो इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा, वाचन आकलन, कक्षा आकलन, संरचनात्मक आकलन, संकल्पनात्मक आकलन। देखिए अगर इसकी बात कर ली जाए तो वाचन आकलन तब होगा जब बच्चा सिर्फ बात कर रहा होता, वाद विवाद कर रहा होता, संप्रेषण कर रहा होता, तब तो ये सही होता। तो यहाँ पे तो वाचन आकलन की बात, सिर्फ बोलने की बात तो की गई नहीं है। कक्षा आकलन तब होता जब सिर्फ कक्षा में चीज़ों को करवाई जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जोड़ों में आकलन करवाया जाए, रोल प्ले करवाया जा रहा है तो क्लास में ही करवाया जा रहा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, और ना ही क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया गया है। संरचनात्मक आकलन यानी कि क्रिएटिव है ये, संरचनात्मक मतलब क्रिएटिव, नई चीज़ें करवा के बच्चे से जानना। संकल्प तो कोई संकल्पना ऐसी नहीं कि बस आपको इसी प्रकार से ही करवाना है, तो यहाँ पे क्रिएट यानी कि संरचनात्मक आकलन हो जाता है। टीचर क्या है, वो अवलोकन कर रही है और इस गतिविधि को कहेंगे संरचनात्मक आकलन, अलग अलग तरीके से आकलन, ठीक है। एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषाओं, अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास करे, यानी कि वो जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें समझाई जा रही हैं बच्चों को दिखाकर, उसमें अध्यापक उस वस्तु का नाम भी लिखती है, शिक्षार्थी का नाम भी लिखती है, और जो बच्चे को भाषा बोलनी आती है वो भी, और अंग्रेजी जो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हम सीखते हैं उसको भी, और शिक्षार्थी जो मातृभाषा जानता है
उनकी भाषाओं में यानी कि विभिन्न भाषाओं में लिखती है, तो वो क्या करने का प्रयास कर रही है? शिक्षार्थियों को वर्णमाला के अक्षरों से परिचित करवा रही है। शिक्षार्थियों में भाषा संबंधी जागरूकता पैदा कर रही है। शिक्षार्थियों में लिपि संबंधित जागरूकता के संबंध विकसित कर रही है। कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। अगर आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे तब आप इसको समझ पाएंगे। देखिए, अलग अलग भाषा में बच्चे का नाम लिखना और वस्तु का नाम लिखना वर्णमाला का तो संकेत है नहीं। ठीक है, वर्णमाला का परिचय तब होता जब वहाँ पे स्वर व्यंजन और अदर कई चीज़ों से सिखाया पढ़ाया जाता। तो हाँ, ये हो सकता है कि भाषा संबंधी जागरूकता पैदा करिए कि हम कई भाषा एक साथ बोल सकते हैं, जिससे बच्चे जागरूक होंगे, कई भाषा सीखने के लिए तत्पर होंगे, मन होगा उनका कि मुझे भी मैम या सर की तरह सीखना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, शिक्षार्थियों में लिपि संबंधित, तो बच्चे 1 to 5 तक प्राइमरी लेवल के बच्चों को लिपि संबंधित जानकारी देना उतना सही नहीं है जितना कि होना चाहिए माध्यमिक या अपर क्लास के बच्चों को, तो ये भी उतना सटीक बैठता नहीं। तो दूसरा हो गया। अब बचता है तीसरा, कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। देखिए, जब कक्षा में यानी क्लास में भाषा का समृद्ध परिवेश होगा, यानी कि परिवेश होगा, लोग कई भाषाएं बोलेंगे, तब जाके बच्चों में क्या होगी, जागरूकता पैदा होगी। क्योंकि अगर आधे घंटे तक, ठीक है, कितने आधे घंटे तक अध्यापिका क्या कर रही हैं, अध्यापक बोल रहे हैं बहुभाषा में, और उसके बाद फिर बच्चे घर आ जाते हैं, तो अगर उनके आसपास पड़ोस में या उनके क्लासमेट जो बच्चे हैं वो भाषा नहीं बोल रहे हैं, तो परिवेश तो बन नहीं रहा है। क्योंकि वो आधे घंटे टीचर पढ़ाती है और फिर चली जाती हैं। जब तक टीचर पढ़ाती है तब तक बच्चा उत्सुक होता है, उसके बाद उसके माइंड से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम और आप हैं इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश स्पीकिंग जब सीखते हैं तो हमें परिवेश नहीं मिल पाता है, तो हम बहुत बढ़िया उसमें सीख नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास समृद्ध परिवेश नहीं, गांव में या घरों में कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और क्लासों में भी क्या होता है, जो क्षेत्रीय भाषा चल रही है या स्कूल की एक पर्टिकुलर कोई भाषा जिसमें हाँ हिंदी ही बोलना है, क्षेत्रीय भाषा, बहुत से ऐसे स्कूल हैं अभी भी, तो ये जो है समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। बिल्कुल सही है, छठवें का चौथा ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। भाषा अंतरण यानी ट्रांस लैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है, जिसके बारे में हम लोगों ने कल भी बात की थी और बढ़िया से बात की थी। ट्रांस लैंग्वेजिंग वो हो जाती है जब एक भाषा आप बोलते बोलते दूसरी भाषा को बोलने लगे। जैसे आपको हिंदी और मराठी दोनों भाषा आती हो और आप जिससे बात करें उसे भी वो दोनों भाषा का ज्ञान हो, आप हिंदी बोलते बोलते आप उसमें मराठी बोलने लगते हैं। बस जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश वर्ड का यूज़ कर लेते हैं, तो यही चीज़, तो वो ट्रांस लैंग्वेजिंग हो जाती है। ऑप्शन देखते हैं। भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण, किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना, कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना, सभी विषय वस्तु और साथ ही साथ भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ना। सातवें क्वेश्चन के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो एक ही भाषा में पढ़ना नहीं, कई भाषाओं का इस्तेमाल करना नहीं, अनेक भाषा का में शिक्षण करना नहीं। बात है कि हम किसी भी विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, हम वहाँ पे क्या एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करने लगेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांस लैंग्वेजिंग। यानी कि सातवें का दूसरा जो है ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आठवां क्वेश्चन, किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य, यानी कि जो भी पाठ्य सामग्री है उसको प्रमाणित करना है, ये क्यों जरूरी है और इसका मतलब क्या है। ऑप्शन देखते हैं। शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री। अच्छा, मूलतः किसी एक संदर्भ में विशेष उपजी सामग्री जिससे भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो। भाषा में अधिकार रखने वालों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा दूसरे भाषा से अनुवाद। ठीक है, दूसरे भाषाओं से अनुवाद। ठीक है, अगर इसकी बात कर ली जाए आठवें के क्वेश्चन की, तो प्रामाणिकता ये मतलब है कि शिक्षार्थी जितना समझ पा रहा है, ठीक है, शिक्षार्थी जितना समझ पा रहा है उसके हिसाब से पाठ्य पुस्तक बनाना चाहिए। ये तो सही है, लेखकों द्वारा विकसित सामग्री, और वो सामग्री शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के
लेखकों द्वारा विकसित सामग्री, यानी कि वो बच्चे को के स्तर को तो ध्यान दें लेखक, और पाठ्य पुस्तक की जो सामग्री विकसित कर रहे हैं वो बच्चों के स्तर के हिसाब से, ये तो ठीक है। ये भी मूलतः किसी एक संदर्भ में विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो। तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, अधिकार रखने वाले कोई भी अधिकार नहीं। अगर कोई प्रोफेसर है हिंदी का और वो कोई बुक लिख रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जैसा चाहे वैसा छाप दे या प्रिंट कर दे, प्रकाशित कर दे बुक और बच्चे उसे ज़बरदस्ती पढ़ें, ऐसा कोई नहीं। ये अनुवाद की बात भी नहीं। ये दो क्वेश्चन है जिसमें हमें विचार करना है। अगर आप ध्यान से देखें कि एक संदर्भ विशेष में उपजी सामग्री, यानी कि जो भी संदर्भ, यानी कि जो भी स्तर बच्चों का है उसके हिसाब से जो भी सामग्री ज़रूरत है उसे बनाई तो जा रही है, लेकिन कैसे सहज भाषा में बनाई जा रही है। तो जहाँ पे आसानियाँ होंगी, बच्चों को पढ़ने में समझने में दिक्कत परेशानी नहीं होगी, वही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि वो सहज रूप में प्रयुक्त हो। ऐसा नहीं कि लेखकों ने जैसा भी जिस भी लैंग्वेज में चाहा बच्चों के स्तर से क्योंकि हर प्रत्येक भाषा में कुछ कठिन शब्द होते हैं, कुछ हमेशा यूज करने वाले शब्द होते हैं और कुछ मुश्किल शब्द होते हैं जो हम उसे डेली बेसिस पे यूज नहीं करते। तो ऐसा हो कि सहज हो, ताकि बच्चा उसका डेली प्रयोग करता हो और बच्चे उस शब्द को, उस भाषा को समझ सके। तो 8वें का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है? यानी कि जब भी भाषा की पाठ्य पुस्तक को बनाया जा रहा है तो उसका शैक्षिक पक्ष क्या हो सकता है? ठीक है, पुस्तक की वर्तनी, पुस्तकों में चित्रों का स्थान, ठीक है, ज़्यादा चित्र होते हैं तो बच्चे थोड़ी उत्सुकता से पढ़ते हैं। विषय वस्तु का चयन, वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु। ये बात भी तो सही है कि वर्तनी भी सही हो, चित्र भी हो उसमें, और विषय वस्तु भी क्या हो, उत्तम हो। तो ये तो सही बात है। अब ध्यान से देखते हैं कि इसमें क्या सही हो सकता है। पुस्तक की वर्तनी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चित्रों का स्थान उतना शैक्षिक पक्ष से मजबूत नहीं है, लेकिन विषय वस्तु का चयन बहुत ही शैक्षिक पक्ष से भाषा की एक पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम विषय वस्तु का चयन करते हैं तो वहाँ वर्तनी तो बाद में आती है, चित्र सज्जा बाद में आती है, लेकिन जो विषय वस्तु हो वो उत्तम भले न हो लेकिन सहज जरूर हो, ताकि बच्चा उसको समझ सके। ऐसा नहीं कि इतने उत्तम विषय वस्तु लिख दे कि बच्चा समझ ही ना पाए। जब पौधा पढ़ाया जाए तो ऐसे पौधे का नाम लिखा जाए जो उसके आस पास पड़ोस में हो ही ना। तो ऐसे उत्तम विषय वस्तु नहीं चाहिए। विषय वस्तु का चयन ध्यान से शैक्षिक पक्ष से होना चाहिए। तो 9वें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। विद्यार्थियों को दिए जा रहे गतिविधियों पर विचार करें, ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि संप्रेषण कौशल, जिसमें वाद विवाद, अच्छा बुरा और समालोचनात्मक चिंतन बच्चा कर पाए, विकसित करने के लिए आप अपनाना चाहेंगे? क्या अपनाना चाहेंगे? वह एक अभिनेता है, इस पर बात करे बच्चा। सप्ताहांत पर मैं सुबह डैश जा रहा हूँ, फिर शाम डैश तक वापस आ जाऊँगा। कि मैं सुबह जा रहा हूँ, हफ्ते में संडे के दिन या किसी भी दिन मैं जा रहा हूँ, सुबह को शाम तक आ जाऊँगा। तो इस पर अगर बच्चा बात करेगा तो कितना बात कर पाएगा? अपने मित्र से पूछे कि वो सप्ताहांत में कहाँ जाना पसंद करता है और क्यों। ये सबसे मजबूत वाक्य हो जाता है, ऑप्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी चर्चा की बात होगी, संप्रेषण कौशल इसमें विकसित होगा कि वो अपने मित्र से पूछे, अपने फ्रेंड से पूछे, अच्छा कि तुम कहाँ जा रहे हो इस हफ्ते छुट्टी पर, वीकेंड पे, और क्यों जा रहे हो, ऐसा क्या है। तो इस पे बातें जो हैं आधे घंटे 1 घंटे तक चल सकती हैं। वहाँ पे अच्छा बुरा बच्चा पूरी तरह से अवलोकन करेगा ना। तो ये संप्रेषण कौशल में ये बात हो सकती है, सही है। अपने सहपाठी से उन बिंदुओं के बारे में पूछे जिनका ध्यान में समूह चर्चा के समय खेलते हैं। यानी कि सहपाठी से उन बिंदुओं पर बात करें जब वो समूह चर्चा में समूह चर्चा होती हो और जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उस पर बात करें, ठीक है। यानी समूह चर्चा तो सही है। तो 2, यानी कि तीसरा और चौथा ऑप्शन, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, त्रुटियों से क्या अभिप्राय है? त्रुटियां सीखने का संकेतक हैं। त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित करते हैं। त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर देना चाहिए। त्रुटियां पहचान कर उनको करने से बचना चाहिए।
देखिए, अगर गलतियाँ आप करेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, ये तो सही बात है ना? कि आप कोई भी चीज़ नया करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम में पूरी तरह से परफेक्ट आपको आ जाएगी और आप पूरी तरह से कोई गलती नहीं कर रहे हैं। चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो, अगर वो कोई नई चीज़ कर रहा है या पहली बार करने जा रहा है, चाहे एक साइकिल चलाना हो, पहले कोई पुस्तक पढ़ना शुरू करना हो, तो वो सारी चीज़ें, त्रुटियाँ एक सीखने का संकेतक है। हम गलतियों से ही सीखते हैं, ठीक है? तो ये तो बहुत भारी प्रश्न रहा नहीं। 11 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी। 12वां क्वेश्चन है कि जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि जो डेली बेसिस पे जो शब्द हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमेशा यूज करते हैं और उनकी पहचान करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पाद शब्द संपदा, संदर्भ में शब्द, आंतरिक शब्द संपदा, ग्राम्य शब्द संपदा। तो देखिए, आपने शायद सुना होगा या नहीं, अगर उसकी बात कर ली जाए तो जो सही क्वेश्चन हो जाएगा कि जिन शब्दों को हम डेली सुनते हैं, पढ़ते हैं और उनकी पहचान करते हैं, वो ग्राम्य शब्द संपदा है, ठीक है? आंतरिक नहीं, क्योंकि सुनते पढ़ते हैं तो आंतरिक तो होगा नहीं, तो ग्राम्य शब्द संपदा है। अब ग्राम्य शब्द संपदा क्या है? ये भाषा कौशल के 4 अवयवों का एक हिस्सा है, ठीक है? यानी कि भाषा जो कौशल है, आप लैंग्वेज स्किल जो है, इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आ जाता है। तो ये क्या है? लिखना आ जाता है। ये भाषा कौशल के 4 अवयव हैं और इसमें क्या है, सुनने व पढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, सुनने और पढ़ने की जो प्रक्रिया हो, तो वो आंतरिक शब्द संपदा हो जाता है, ठीक है? और यह जो है सुनना और पढ़ना, ये अमूर्त है, ठीक है? अमूर्त है, लेकिन इसको मूर्त क्रियाओं में हम करते हैं। समझ में आ रहा है? आई होप कि कहने का मतलब ये है कि जो सुनना और पढ़ना है वो तो अमूर्त है, क्योंकि जो चीज़ें हम सुनाई दे रही हैं, हम क्या सुन रहे हैं ये तो हमें महसूस होता है, लेकिन सुनते समय कुछ दिखाई नहीं देता है ना? लेकिन ये मूर्त चीज़ों से लिंक होता है, मूर्त चीज़ों से लिंक होता है। ये बात तो सही है, ठीक है? तो ये क्या है, चाहे सुनना हो या बोलना हो, पढ़ना हो, सुगोपाली जिसे कहते हैं हम, ठीक है? सुनना, बोलना और जो पढ़ना है, ये ग्रहण या स्वीकार की बात होती है ना? तो ये ग्राम्य, जहाँ पे ग्रहण करना हो उसका अर्थ हो जाता है ग्राम्य शब्द संपदा। जहाँ पे हम या तो ग्रहण कर रहे हैं या तो स्वीकार कर रहे हैं, तो ग्राम्य शब्द संपदा हो जाता है। इसमें कहाँ सुनने और पढ़ने की बात की गई है और लिखने की बात नहीं की गई है, ना ही बोलने की बात करिए। तो यहाँ पे ग्रहण किया जा रहा है, सुना जा रहा है और पढ़ा जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है? ग्रहण किया जा रहा है। तो ये ग्राम्य शब्द संपदा हो जाएगी। तो 12 का जो सही क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? शिक्षण का उद्देश्य नहीं, यहाँ पे पठन होगा। नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा, शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पठन के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये तो सही है भाई, कि जो बच्चा पहले से जानता हो उससे संबंधित उदाहरण दिया जाए, ताकि बच्चा अपने जो परिवेश से सीखा है और जो स्कूल से सीख रहा है उसको लिंक कर सके और चीज़ों को अच्छे से सीख सके। शब्द वाक्यांश भाषाओं के नमूनों से अर्थ ग्रहण करना, यानी कि जो भी वाक्यांश या शब्द है उससे बच्चा क्या करे, अर्थ ग्रहण कर ले। ये भी बात सही है, समझ सके उसको। पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करे, यानी कि समझ सके, दोनों बात सही है। पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यांश को डिकोड कर सके, यानी कि जैसा उसने पढ़ा है वैसा ही कहीं न कहीं लिख दे, एक भी मात्रा, एक भी कॉमा, एक भी पूर्ण विराम इधर उधर न हो, डिकोड करना। तो ये उद्देश्य नहीं है शिक्षक पठन शिक्षण का, तो ये सही हो जाएगा। 13वें का चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे गलत ही पूछा है, तो गलत ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन की बात कर ली जाए कि जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं, उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है, सही बात है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? यानी कि अंग्रेजी तो पढ़ाई जा रही है, विद्यालय में अंग्रेजी की क्लास चल रही है, उसमें किस प्रकार से समझाया जाए मातृभाषा में, कि बच्चा कैसे मातृभाषा का यूज़ किया जाए अंग्रेजी की क्लास में।
तो अध्यापक कक्षा की सामान्य भाषा को पढ़ाना आरंभ करे, फिर शिक्षार्थियों को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने दे। यानी कि जो भी भाषा पढ़ा रही है शिक्षक उसको पढ़ाना शुरू करें और उसके बाद बच्चे उसको अपनी भाषा में उसको सीखें। यानी कि शिक्षक न बोले मातृभाषा, बच्चे मातृभाषा बोले। अध्यापक को सिर्फ अंग्रेजी या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षार्थी को मातृभाषा के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये तो सरासर अन्याय है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो गलत है ना। अब तीसरा ऑप्शन है कि अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छानुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दे और वह स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकती है। यानी कि बच्चा तो अपनी मातृभाषा में बोले और जो सारे बच्चे बोल रहे हैं, जो भी भाषा बच्चे बोल रहे हैं उसी भाषा में बच्चों को समझाने की कोशिश करें। यानी कि सामान्य भाषा जो चल रहा है क्लास में वो शिक्षक बोले। ये बात सही है बिल्कुल। अध्यापक को वही भाषा बोलनी चाहिए जिसे अपने शिक्षार्थी को पढ़ाना है। शिक्षार्थी अंततः लक्ष्य भाषा सीख लेंगे। सिर्फ लक्ष्य भाषा को सिखाने का उद्देश्य नहीं है यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सबसे पॉजिटिव है, जहाँ पे बच्चे अपनी मातृभाषा का यूज करें और सामान्य भाषा अध्यापक बोले। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 14 का। 15 क्वेश्चन की बात कर ली जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है। तो शास्त्रीय भाषा कितनी है आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। और त्रियामी जो त्रिभाषा सूत्र है ऑप्शन में है, बिल्कुल अभी बात हम करेंगे इस पर। विद्यालय शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, यानी कि जब आप मिडिल क्लास या माध्यमिक चरण में हो तब आप अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषाएं सीख सकते हैं। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में, त्रिभाषा सूत्र में तो एक क्षेत्रीय भाषा आ जाती है, मातृभाषा आ जाती है और एक कोई सी भाषा जो चल रही हो ना। विद्यालय शिक्षा की बुनियादी चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, विद्यालय शिक्षा के माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प और एक ऐच्छिक भाषा के रूप में। 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो शास्त्रीय भाषा क्या है, आप प्राथमिक में नहीं लेकिन जब मिडिल में या माध्यमिक चरण में बच्चे हो तो वो अतिरिक्त विकल्प के, यानी कि जब उन्हें लगे कि उन्हीं की मातृभाषा भी बढ़िया है और एक आध जो प्रचलित या जो भी ज़रूरी शब्द होते हैं तो जैसे उनको तो जब हम व्यंजन या स्वर पढ़ा रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, बच्चों को सिखा रहे होते हैं तो संयुक्ताक्षर तो अपने आप हम सीख लेते हैं। ऐसे त और आधा त और र मिलके त्र बन जाता है। तो ये क्या है, संयुक्ताक्षर है और इसको लिखना बच्चा स्वर व्यंजन के साथ ही कुछ न वर्ड में सीख लेते हैं। तो ये उच्चतम स्तर हुआ नहीं। लेख लिखना को हम सही मान सकते हैं। वाक्य में कठिन शब्दों का प्रयोग करना, आप जितने निपुण होते जाएंगे उतना ही आप नए शब्दों का प्रयोग करेंगे, कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो वो तो उच्चतम स्तर रहा नहीं, वो प्रैक्टिस के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, लेखन कौशल आप समझ रहे हैं कि लिखने की कुशलता आप में कितनी, आप कितना अच्छा किसी चीज़ को प्रदर्शित कर पा रहे हैं। तो एक लेख लिखना, जैसे अगर आपको किसी को पत्र लिखना हो, लेख लिखना हो, चाहे वो किसी प्रॉब्लम को लेकर या जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, आप 6-7 अब तो 6-7 से ही सिखाया जाता है। पहले बहुत पुराने समय में 9-10 में सिखाया जाता था लेख लिखना। फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो किताबों में तो बहुत पहले से होता था, लेकिन टीचर्स हमें समझाना 9th या 8th से और 9th से करते थे। बुक्स में तो बहुत पहले से दिया होता था। तो लेखन कौशल का उच्चतम स्तर क्या हो जाएगा, लेख लिखना। आप कितने अच्छे तरीके से किसी को अपनी बात लिख कर समझा पा रहे हैं। ठीक है, तो पहले का जो है सही ऑप्शन तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। आप भाषा शिक्षण के रूप में पाठ सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे। यानी कि जब आप क्लास में आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते समय बहुत ध्यान से पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करिए। एग्ज़ाम के टाइम में यही प्रैक्टिस आपको काम आएगी। कितने कम समय में प्रश्न को समझ पा रहे हैं तो आप वहाँ पे क्वेश्चंस के ऑप्शंस को हल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे कम समय में। तो अगर बात कर ली जाए क्वेश्चन की, तो आप भाषा शिक्षण के रूप में आप भाषा बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इस तरह से आप कौन सी ऐसी पाठ सामग्री बच्चों को उदाहरण देना पसंद करेंगे। ठीक है, वो कैसा हो, मूर्त विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक, अमूर्त विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक, मूर्त विवरणात्मक और अवधारणात्मक, अमूर्त अवधारणात्मक और अवधारणात्मक।
देखिए, ये कुछ हुआ नहीं, मूर्त अवधारणात्मक कुछ हुआ नहीं, ठीक है। अमूर्त मूर्त की बात कर ली जाए, विवरणात्मक और अवधारणात्मक, तो अवधारणाएं काम नहीं आती हैं भाषा सिखाते समय। अवधारणा की जैसे हमने किसी चीज़ को अपने मन में उसके प्रति निगेटिव और पॉजिटिव पहलू को बिठा लिया है, ये अवधारणा हो जाती है कि अपने हिसाब से हम किसी चीज़ को नए पहलू से, नए तरीके से देखें, ठीक है। तो अवधारणा तो इसमें आएगी नहीं, ठीक है। तो हम जब बच्चों को समझाएंगे या जब हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे, तो हम हमेशा कैसा देना चाहेंगे कि हम बच्चों को विश्लेषण करें, करके बताएं, उसके निगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू को समझाएं, उसको पूरे स्तर को एक मूर्त से अमूर्त की क्रिया में ले जाए ना। भाषा को सिखाते समय छोटी चीज़ों से शुरुआत करें और फिर बड़ी चीज़ों तक जाएं, वो चीज़ें। तो अमूर्त विवरणात्मक, जैसे बच्चा जो चीज़ नहीं देख सकता, खासकर 1 to 5 के अगर बच्चों की बात कर ली जाए, तो जो बच्चे देख नहीं सकते, या जो बच्चे जो वस्तु नहीं देखे हैं, यानी कि कोई भी ऐसा फल ले लीजिए या कोई भी ऐसा पेड़ ले लीजिए जो बच्चे ने नहीं देखा। मान लीजिए बबूल का पेड़ हुआ, नहीं देखा है बच्चे ने, ठीक है। या आप समझ लीजिए कि केला का पौधा अगर बच्चे ने नहीं देखा है, तो वो तो केला तो जानेगा, लेकिन उसका पौधा कैसा होता है बच्चा ये नहीं समझ पाएगा। तो वो अमूर्त चीज़ें बच्चे के लिए हो गई। तो अमूर्त चीज़ें वो हो जाती हैं जो दिखाई न दें, जो इन्वायरमेंट में हैं तो, लेकिन उनको हम नग्न आँखों से न देख सकें। तो वैसा उदाहरण हम देंगे तो बच्चा तो समझ नहीं पाएगा। तो बिल्कुल ही विश्लेषणात्मक हो, विवरणात्मक हो, लेकिन क्या हो, उसके साथ साथ मूर्त हो, जिसे बच्चे छू सके, समझ सके, महसूस कर सके, ठीक है। दूसरे का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया क्या है? देखिए, एक भाषा अधिगम होता है, एक भाषा अर्जन होता है। भाषा अर्जन वो होता है जिसे हम बिना किसी डिसिप्लिन, बिना किसी अनुशासन, हम अपने पर्यावरण, यानी कि हम अपने वातावरण, हम अपने घर, पास पड़ोस, अपने लोगों से, परिवार से में रहकर जो भाषा सीख लेते हैं, वो भाषा अर्जन हो जाती है। भाषा अधिगम जो हम ऑथेंटिक तरीके से कहीं पे जाकर उसको डिसिप्लिन में सीखें। जैसे हम स्कूल में जाकर कोई दूसरी भाषा सीखते हैं, ठीक है, अंग्रेजी हुई या अदर किसी स्टेट की भाषा हुई, तो वो क्या हो जाएगा, भाषा अधिगम हो जाएगा। तो पियाजे के अनुसार बात कही है। ऑप्शन देखते हैं, सहचारजन्य, सुमेलन, युक्तिजन्य, सामाजिक। तो सामाजिक की बात तो करते हैं वाइगोत्स्की, तो ये तो होगा नहीं। पियाजे की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बहुत सही हो जाएगा, युक्तिजन्य। क्योंकि युक्तिजन्य जहाँ पर हम अपना विवेक लगा के चीज़ों को, जैसे पियाजे ने ही आपका एकोमोडेशन और एसिमिलेशन दिया है, समायोजन की बात की है, तो वहाँ पे ये वही बात आ जाती है युक्ति जन्य, जहाँ पे हम सोच समझ कर अपने नए विचार में, नए स्कीमा में परिवर्तन कर सकें, तो वही बात हो जाएगी। तो भाषा अर्जन की प्रक्रिया यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि बच्चा क्या करे, युक्तिजन प्रक्रिया हो, बच्चा उसमें बदलाव कर सके समय के हिसाब से। तीसरा ऑप्शन तीसरे क्वेश्चन का सही हो जाएगा। एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, ठीक है, यानी कि घर पे वो दूसरी भाषा बोलता है और जब वो स्कूल जाता है, बच्चा विद्यालय में जाता है, तो उसकी भाषा अलग हो जाती है, पढ़ाया दूसरी भाषा में जाता है। आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो आपने टैग वर्ड तो जरूर पढ़े होंगे। उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान दें, कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके उसको गृह कार्य से संबंधित कार्यों में लचीलापन देकर, कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण करके, यहाँ पे शिक्षण होगा, शिक्षण करके। अगर बात कर ली जाए तो हमें बच्चे को अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अधिक ध्यान हम उन बच्चों को देते हैं जो बच्चे पिछड़े वर्ग से होते हैं। पिछड़े वर्ग कहने का मतलब है कि जो बच्चे समझने में थोड़े कमज़ोर है, चीज़ों को बहुत देरी से समझते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि उस प्रतिभाशाली बच्चों में नहीं है। बच्चा थोड़ा सा मंद बुद्धि में हो, तो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे विद्यालय की भाषा अलग है, तो उसकी आप मदद कैसे कर सकते हैं? जनरली कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम ये भी कहें कि बच्चा घर की भाषा भी बोले और विद्यालय की भी भाषा सीखे, और इसको मर्ज करके हम दोनों भाषा में बच्चों को प्रवीणता ला सकते हैं। बच्चा दोनों भाषा अच्छे से सीख सकता है, जिसे बहुभाषिकता कहते हैं। तो ये एक संसाधन के रूप में देखें। क्यों? क्योंकि एक बच्चा अगर घर की भाषा बोलता है, तो वो दूसरे बच्चों को, अपने क्लासमेट में, इस घर की भाषा से एक नई भाषा और सिखा सकता है। तो स्कूल का जो माहौल होगा,
रूम का जो क्लासरूम का जो माहौल होगा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, चौथे का दूसरा ऑप्शन। आगे देखते हैं ट्रांस लैंग्वेजिंग। ठीक है, ट्रांस लैंग्वेजिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल बात करें ट्रांस लैंग्वेजिंग की, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, ये हिंट मिल जाता है आपको एग्ज़ाम के टाइम पे। कभी कभी एग्जामिनर रहम कर देते हैं बच्चों पे भाई। ठीक है, तो ट्रांस लैंग्वेजिंग यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, स्विच कर जाना पूरी तरीके से, के संबंध में इन कथनों अ और ब पर विचार करें। अ क्या कह रहा है, ट्रांस लैंग्वेजिंग बहुभाषा वाद का एक लचीला स्वरूप है। ठीक है, ब देखते हैं कि ट्रांस लैंग्वेजिंग संप्रेषण क्षमता के संवर्धन के लिए जानी गई भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करना है। देखिए ये बात तो सही है कि बहुभाषावाद एक का लचीला स्वरूप है कि हम बात कर रहे हैं हिंदी में और हमें मराठी आती है, और हमारे साथ मान लीजिए इस तरह से कि दो लोग हैं, हम हैं यानी कि मैं हूँ या आप हैं, तो और आपके साथ कोई आपका फ्रेंड हो जाता है, तो आपके फ्रेंड को मराठी आती है और हिंदी भी आती है, आपको भी मराठी आती है और हिंदी भी आती है, तो आप हिंदी में पहले जनरली बात कर रहे हैं, फिर बात करते करते आप मराठी भाषा बोलने लगे, तो ये क्या है, एक लचीला स्वरूप है, ये सही है भाई, भी सही है। ट्रांस लैंग्वेजिंग संप्रेषण क्षमता के संवर्धन के लिए जानी गई, बिल्कुल हम बात करते करते, संप्रेषण मतलब बातचीत करना व्यवहारिक रूप से, तो संप्रेषण क्षमता में संवर्धन के लिए जानी गई है। बिल्कुल भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करना, बिल्कुल वही जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा। तो अ भी सही है और ब भी सही लग रहा है। अ सही है, ब गलत है नहीं, अ गलत है, ब सही है नहीं, अ और ब दोनों सही हैं, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है आपका, पांचवे का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में आप क्या प्रयोग करेंगे, क्रिया, साहित्य, बाल कविताएं, खिलौने। बच्चों को अगर आपको भाषा सिखानी है जनरली तो आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए किस एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्रिया, साहित्य, बाल कविताएं और खिलौने। छठवें के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे समग्र भाषा उपागम के लिए क्रिया तो होगा नहीं, कुछ खिलौने तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से भाषा अधिगम का एक उपकरण ये नहीं है जो पूरी तरह से समग्र भाषा को पूरी भाषा को अपने तह में ले ले। तो बाल कविताएं पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं होती, उन्हें उसमें वाक्य का सही जो है पता नहीं चलेगा। ठीक है, उसमें वाक्य कुछ कविताएं जो है एक वाक्य के रूप में नहीं लिखी जाती, कुछ अलग तरीके से लिखी जाती हैं उसको। ठीक है, तो पूरी तरह से समग्र भाषा का उपागम जो होगा वो साहित्य में बिल्कुल मिल सकता है। तो छठवें का सबसे सही ऑप्शन यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे अगर और कोई दूसरा ऑप्शन होता तो वो भी बढ़िया होता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या है, कुल भौतिक प्रतिक्रिया में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है। भौतिक प्रक्रिया यानी कि जिसे हम छू सके, देख रहे हैं अपने दैनिक जीवन में हमेशा, किसकी केंद्रीय भूमिका होती है, शिक्षक की, अभिभावक की, परिवार की, विद्यार्थी की। वैसे तो सबकी होती है, वैसे तो क्या है, सबकी होती है, लेकिन कुल भौतिक प्रक्रिया में जहाँ बच्चा ज़्यादा टाइम भाषा सीखने में लगा रहा है, उसकी केंद्रीय भूमिका किसकी होती है उसमें, तो सबसे ज़्यादा जो है शिक्षक की हो जाती है। किसकी हो जाती है, शिक्षक की हो जाती है, कुल भौतिक प्रतिक्रिया की बात अगर करी जाए तो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर गठन कौशल से क्या तात्पर्य है। शुद्ध उच्चारण करना, अक्षरों को पढ़ना, समझ के साथ पढ़ना, कठिन वाक्यों को पढ़ना। तो NCF 2005 जो है वो ये बताता है कि शुद्ध उच्चारण तो आप कर ही लेंगे, अक्षरों को पढ़ना ठीक है, आप किसी न किसी तरीके से आप कठिन वाक्यों को भी पढ़ ही सकते हैं, लेकिन जो एक चीज़ जिसकी बड़ाई होती है, यानी कि जिसको
आधार मान के NCF 2005 कहता है बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वो है कि समझ के साथ। बच्चों को जब भी पढ़ाएं तो उनमें एक समझ विकसित करें कि अगर कोई भी उनसे क्वेश्चन या कोई भी चीज़ घुमा फिरा के पूछी जा रही है तो वो इतना समझ सकें उस टॉपिक को कि वो अपनी बात को उनके सामने रख सकें। बिल्कुल 8वें का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है, यानी कि जो हम भाषा पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित जो पाठ्य पुस्तक है उसका शिक्षण से संबंधित जो पहलू है वो क्या हो सकता है? पुस्तक की वर्तनी, पुस्तक में चित्रों का स्थान, विषय वस्तु का चयन, वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु। 9वें के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो देखिए एक तरीके से तो सब कुछ ठीक है। शुद्ध वर्तनी तो होनी चाहिए, चित्रों का स्थान बढ़िया होना चाहिए ताकि बच्चा चित्र देख के अच्छे से समझ सके चीज़ों को। वर्तनी भी होनी चाहिए, सही है, चित्र सज्जा भी होनी चाहिए, उत्तम विषय वस्तु भी होनी चाहिए। ठीक है, ये तीनों तो सही है, शैक्षिक पक्ष बढ़िया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो मिल जाता है आपका विषय वस्तु का चयन। अगर आप क्लास 3rd के बच्चे को क्लास 4 की बुक वर्तनी, चित्र सज्जा और उत्तम विषय वस्तु के साथ दे देते हैं तो सही नहीं है। लेकिन अगर आप विषय वस्तु का चयन क्लास 3rd के बच्चे को उसके डेवलपमेंट, उसके माइंड डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आप विषय वस्तु का चयन करते हैं तो वो उसके लिए बेहतर होगा। तो विषय वस्तु का चयन सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम पाठ्य पुस्तक में भाषा को पढ़ाने के लिए शैक्षिक पहलू को देखते हैं। तो 9वें का जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विषय वस्तु का चयन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चे के हिसाब से विषय वस्तु रखा जाए। ऐसा नहीं कि बच्चे को आता है 1 to 5 तक टेबल और हम उसे एग्ज़ाम के टाइम में या कुछ भी ऐसा पढ़ा दें जैसे कि 120 तक। अब बच्चा नॉर्मली क्या होता है कि नर्सरी में जो बच्चा होता है उसको हम सिखाते हैं जनरली कि बच्चे को A to Z अल्फ़ाबेट आ जाए और कुछ वो A to L या एलिफेंट तक वो उसको स्पेलिंग आ जाए। लेकिन हम क्या करें, नहीं, उसकी बुक में A to Z स्पेलिंग दे दें। ठीक है, और 1 to 5 बच्चा, नर्सरी का बच्चा, बहुत ही 1 to 5 बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो टेबल आता है। ठीक है, अब उनको हम 1 to 20 तक दे दें कि नहीं तुम्हारे कोर्स में इतना है, तुमको यही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो विषय वस्तु का चयन हमें क्या करना है, ध्यान से करना है। बिल्कुल 9वें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। विद्यार्थियों को दिए जा रहे गतिविधि पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए आप अपनाना चाहेंगे? यानी कि बच्चा उस पर पूरी तरह से खुलकर बात कर पाए, बातचीत कर पाए, उस पर अपने कौन सा ऐसा उदाहरण हमें इसमें देंगे कि बच्चा वहाँ पे कुछ अच्छा सीख सके और अपनी बात पूरी तरीके से रख सके और अच्छे से कुछ 1 आध घंटे या आधे घंटे या 20 मिनट तक उसकी बात चले। ये वह एक अभिनेता है, अगर उससे कह दिया जाए कि वह एक अभिनेता है, उस पर चर्चा करो। ठीक है, ये भी सही हो सकता है। सप्ताहांत पर मैं सुबह डैश जा रहा हूँ, फिर मैं शाम 5 बजे तक वापस आ जाऊँगा। ये दें इस पर बोलने के लिए, गतिविधि करने के लिए। अपने मित्र से पूछे कि वह सप्ताहांत में कहाँ जाना पसंद करता है और क्यों। ये कुछ बढ़िया बात हो सकती है कि इस पर पूछेगा अपने मित्र से, तुम हफ्ते में तो जा रहे हो तो क्यों जाना चाहते हो, तुम्हें क्यों पसंद है और कहाँ जाओगे। तो इस पर थोड़ी चर्चा हो सकती है क्योंकि मित्र से पूछना है तो बच्चा हिचकिचाएगा भी नहीं। तो तीसरा तो सही हो सकता है। ठीक है, अपने सहपाठी से उन 2 बिंदुओं के बारे में पूछे जिनका ध्यान में समूह चर्चा के समय रखते हैं। यानी कि जब समूह चर्चा एक अच्छी चीज़ है, बच्चा जब समूह चर्चा करता है तो इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखता है। तो 3 और 4 जो ऑप्शन है ये सही लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 2 3 1 2 और यहाँ पे तीसरा और चौथा हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 10वें का। ठीक है, वह एक अभिनेता है, इस पे कुछ बातें, कुछ लाइन बाय लाइन बच्चा बात कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से समालोचनात्मक नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव पहलू नहीं रख सकता बच्चा उतना। सुबह को जा रहा है, शाम को आ जा रहा है, तो बस एक दिन का ही उसके पास कुछ बातें रह जाएंगी। ठीक है, जिसमें बच्चा बहुत तरीके से विश्लेषण नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 2 तीसरा और चौथा है उस पर बच्चा अच्छे से किसी भी टॉपिक पे
कई घंटों तक बातें कर सकता है या अपनी समझ को रख सकता है सामने 10 मिनट के लिए ही या 20 मिनट के लिए। बिल्कुल ही तीसरा चौथा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टीफन क्रिएशन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्रिएशन नहीं क्रिएशन है, ठीक है। क्रिएशन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? अचेतन प्रक्रिया जिसमें आपका माइंड कुछ समय के लिए भूल जाए, फिर आप रिकॉल करें उसको, यानी फिर आप याद करने की कोशिश करें तो वो चीज़ें आपको याद आ जाएं। सीखना, अर्जन, सुनना, संप्रेषण। देखिए संप्रेषण तो किसी भी भाषा में आप करेंगे, लेकिन आपको स्टीफन क्रेसन जो है वो अचेतन प्रक्रिया किसको मानते हैं? अर्जन को मानते हैं। बिल्कुल ही हम इस चेतन प्रक्रिया वो होती है जिसमें हम पूरी तरीके से अपने कॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से माइंड लगा के हम इसको देखेंगे। जैसे हमें मान लीजिए हिस्ट्री याद करनी है या आपको सीडी पे ही पढ़नी है, तो आप समझेंगे तो समझेंगे, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिसे आपको रटना पड़ता है। तो जो रटना पड़ता है उसको आप चेतन प्रक्रिया से करेंगे, और जो आप समझ सकते हैं वो आप अचेतन प्रक्रिया से करेंगे। थोड़ी सी नॉइज़ के लिए मैं सॉरी चाहती हूँ फ़िलहाल। देखते हैं अच्छा क्लास को, क्वेश्चंस को। तो अचेतन प्रक्रिया बिल्कुल हम लोगों ने समझा कि चेतन प्रक्रिया वो जिसमें हम अपना पूरा माइंड लगा के पूरी डिसिप्लिन के साथ पूरा अच्छे से व्यवहारिक तरीके से नहीं सीख पा रहे हैं। व्यवहारिक तरीके कहने का मतलब है कि आप नियम कानून से, उदाहरण से सीख रहे हैं। लेकिन अर्जन एक प्रक्रिया ऐसी, जैसे आप भाषा सीख रहे हैं, अभी हम लोगों ने बात करी भाषा सीखते हैं, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम पे हम लोग अभी बात किए हैं। तो क्या है भाषा अर्जन? क्या है? वही अर्जन की बात स्टीफन भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अर्जन प्रक्रिया अचेतन होती है जिसमें हम बहुत ज़्यादा माइंड नहीं लगाते, हम अपने वातावरण से चीज़ों को सीख लेते हैं। तो सीधी सी बात दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अचेतन प्रक्रिया है, बहुत दिमाग और बहुत अनुशासन की ज़रूरत इसमें नहीं है अर्जन में। वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे डैश का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। कौन सी ऐसी व्यापक जिसका उपयोग कर रहे हैं बच्चे? आंतरिक भाषण, व्यक्तिगत भाषण, निजी भाषण, मौन भाषण। ठीक है, तो हाँ वाइगोत्स्की और पियाजे जी ने बच्चा अपने आप से जो बात करता है, अपने मन में ही अपने आप से जो बातें करता है खेलते समय या कोई काम करते समय, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें क्या वाइगोत्स्की ने तो कहा है, लेकिन पियाजे ने क्या कहा है, उसे आत्म केंद्रित बात कहा है। और वाइगोत्स्की जी ने क्या कहा है आप जान ही रहे हैं, उन्होंने निजी भाषण कहा है, निजी वाक कहा है। बच्चा जो अपने आप से बात करता है तो किसी भी चीज़ को, किसी भी जटिल कार्य को या किसी भी पहलू पर वो अदर बच्चों की तुलना में ज़्यादा जो है उस पर बात या चर्चा कर सकता है, वो अच्छे से सीखेगा अदर बच्चों की अपेक्षा। तो निजी भाषण हो जाएगा। 12 का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही, इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा वाली बात नहीं है। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास डैश से डैश तक होता है, पियाजे की बात हो रही है। निजी से व्यक्तिगत, तो निजी की बात तो पियाजे करते नहीं है, ये तो वाइगोत्स्की करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, निजी से सामाजिकृत, तो न ही वो निजी की बात करते हैं, सामाजिकृत की मान लीजिए थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन निजी की तो नहीं करते। आत्म केंद्रित की बात करते हैं, फिर आत्म केंद्रित से सामाजिक। बिल्कुल, पहले बच्चा अपने आप से बात करता है, फिर अपनी बात को समाज में यानी कि अपने माता पिता से, दोस्तों से, भाई बहनों से, फिर बड़े लेवल पर जैसे जैसे बच्चा नॉलेज गेन करता है, सीखता है उतना। तो बिल्कुल ही भाषा का विकास आत्म केंद्रित से, पहले बच्चा अपनी भाषा में अपने से बात करता है, ठीक है, और उसके बाद समाज से। इसकी अभी अभी हम लोगों ने चर्चा करी। 13 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। 14th क्वेश्चन है कि कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5 की एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कर्म पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस दौरान ना तो वह दूसरों के विचारों से सहमत प्रकट कर रही है और ना ही वह दूसरों के नज़रिया से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। पियाजे के अनुसार वह किस प्रकार के भाषण में शामिल है? यानी कि जो बच्ची है वो किस पर काम कर रही है? भ्रष्टाचार पे। लेकिन वो ना ही दूसरों की बातें सुन रही है और ना ही दूसरों की बातों को, विचारों को समझने का प्रयास कर रही है। तो वो बच्ची अभी किस स्टेज पर है? आत्म केंद्रित भाषण है बच्चे में, सामाजिक भाषण है, व्यक्तिगत भाषण है या निजी भाषण है? 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आत्म केंद्रित भाषण है। बच्ची जो है अपने आप में ही रह जा रही है, यानी कि वो अपने अपनी जो चीज़ें हैं, जो
तरीका है बच्चे का सॉल्व करने का वो खुद से, कि उसे लग रहा है कि मैं जो करूँगी या मैं जो पहलू सोच रही हूँ वो सबसे बढ़िया है। तो बच्चे क्या है, आत्म केंद्रित भाषण है। वो किसी आत्म केंद्रित भाषण में बच्चा जो है अपने आप से बातें करता है, वो दूसरे के विचारों और व्यवहारों पर ध्यान नहीं देता। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 14 का। ठीक है, पियाजे और वाइगोत्स्की से हमने क्वेश्चन किए जो कि अच्छे क्वेश्चन हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरण संरचनाओं को समझने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी कि हम व्याकरण संरचनाओं को भाषा में किस तरह से समझा सकते हैं। पियाजे के अनुसार समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थी को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें। तो ये बात तो सही है कि वो करके सीखने पर बल देते हैं सभी मनोवैज्ञानिक। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक व्याकरण का अभ्यास करने के लिए दें। ये भी सही हो सकता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें उतनी अच्छी आएंगी। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना है। विद्यार्थियों को पुस्तक से संरचना को याद करने के लिए कहें तो याद करने की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं पर कोई एक प्रदत्त कार्य दें। प्रदत्त कार्य मतलब कि जैसे कि बच्चों को एक काम दे कि जिससे प्रैक्टिकल होता है, प्रदत्त कार्य वही समझ लीजिए। ठीक है, बिल्कुल। तो इससे भी नहीं, ये दो सही हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों में सबसे बेस्ट क्या है, समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें। बिल्कुल, लिख कर कोई चीज़ें दें बच्चों को और उसे खोज करने के लिए कहें, अलग अलग भिन्न भिन्न संरचनाओं के व्याकरण यानी कि नियम को। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि पहले हम क्या करते हैं, एक समृद्ध लेख लिख के दे देते हैं बच्चों को, और जैसे हम उसमें संरचना ये खोजने के लिए कह देते हैं कि इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य है, वो शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य ढूंढो, या इनके पर्यायवाची ढूंढो, या ये कह सकते हैं इनमें संज्ञा सर्वनाम क्या है। इस तरह से हम कई संरचनाओं को बच्चे से खोज करवा सकते हैं। तो इससे बच्चा व्याकरण के नियमों को, संरचनाओं को अच्छे तरीके से समझ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चा करके सीख रहा है। तो 15 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, पहला ऑप्शन। तो ये थे 15 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि इन 15 में से आपका स्कोर कितना रहा, और कैसी लगी आपको वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक्स भी करें। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।